दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक अपने निचले लेवल पे आ चुका है। यानी आप देख लो कि लिस्टिंग के बाद जब स्टॉक नीचे आया था उस लेवल के आसपास आ गया है और इसके पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। अब क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल पे? क्योंकि स्टॉक देख सकते हो कि बहुत ही फेयर वैल्यू पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय जिस तरह से कंपनी ने अनाउंसमेंट की है, कंपनी 2-3 सेगमेंट में तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी इंश्योरेंस के बिजनेस में तेज़ी से कारोबार करेगी। इसके अलावा कंपनी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आगे बढ़ेगी। कंपनी का डिजिटल पेमेंट का बिजनेस भी है और आपको ये भी पता होगा कंपनी अपनी खुद की ऐप लॉन्च करने जा रही है और ये ऐप के माध्यम से वो सारी के सारे ट्रांजैक्शन होते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कंपनी अपना डेबिट कार्ड भी लाने जा रही है। तो बहुत सारे बिजनेस हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि एनबीएफसी है और इस एनबीएफसी के हिसाब से देखो तो इंडिया की तीसरी एनबीएफसी है बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के बाद में, जिनकी प्राइस तो बहुत ऊपर है। तो क्या ये भी वैसे उस लेवल तक जा सकता है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर इस स्टॉक से निकल जाए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बात करें कल के कारोबार की तो स्टॉक की क्लोजिंग 205 पर आई। देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। 214 के आसपास स्टॉक की शुरुआत हुई थी सुबह, लेकिन क्लोजिंग 205 के आसपास रही और 204 का लो भी बना है। अब आपको ये पता ही होगा कि इसका जो ऑल टाइम लो है वो 202 का है, जो लिस्टिंग के बाद में हुई थी जब गिरावट शुरू हुई थी। और उस गिरावट के पीछे वजह ये थी कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और जो बड़े इन्वेस्टर जो सिर्फ निफ्टी बेस्ड काम करते हैं, उनको जब रिलायंस के थ्रू ये शेयर मिले थे तो उनको उस इंडेक्स बेस्ड काम करने की वजह से उनको इस वजह से निकलना था। तो उनकी जब बिकवाली शुरू हुई तो स्टॉक नीचे आया। लेकिन अब आप देखें तो ये फिर से गिरावट की वजह से नीचे आए। तो क्या इस मौके का फ़ायदा उठाए? वैसे इसकी परफॉर्मेंस आप देखें तो 17 अक्टूबर को स्टॉक 220 के आसपास था, 1.7% की गिरावट थी। 18 अक्टूबर को स्टॉक आ गया 216 के आसपास, 2.2% की गिरावट के साथ। 19 अक्टूबर को स्टॉक आया 214 के आसपास और 0.8% की फिर से गिरावट हुई। 20 अक्टूबर को स्टॉक स्टेबल था 214 के आसपास, कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। लेकिन 23 अक्टूबर को स्टॉक आ गया सीधा 206 के आसपास, 3.5% की बड़ी गिरावट के साथ। तो लगातार गिरावट जारी है। आप देख ही सकते हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे आया और इस गिरावट के बाद में क्या अब ये मौका है कि यहाँ पे फिर से खरीदारी की जाए? तो देख सकते हो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है, लगातार काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। और इन 4 दिनों में अगर देखें तो 1856 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है सेंसेक्स के अंदर, यानी 2.79% की गिरावट देखने को मिली है। और देखते हो सेंसेक्स 64,571 के स्तर पे आ गया है। निफ्टी के अंदर भी 529 पॉइंट की भारी गिरावट हुई, यानी 2.61% की गिरावट हुई है और 19,281 पर आ गया निफ्टी। अब आप देखो कि मार्केट में जो गिरावट का दौर जारी है, इसमें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में ही करीब 12.52 लाख करोड़ लोगों की रकम कम हो चुकी है। निवेशकों की पूंजी ज़बरदस्त गई है। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? तो जो सोमवार को आखिरी घंटे में जो बिकवाली देखने को मिली, बहुत ज़बरदस्त बिकवाली, एक तरफा बिकवाली। और इसी को लेकर कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, इन्फ्लेशन में उछाल की आशंका की वजह से दबाव बनाए। उनका कहना है कि डेली चार्ट पर निफ्टी ने लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाए, जो इसमें आगे भी गिरावट का संकेत दे रहा है। डे ट्रेडर्स के लिए 19,400 का लेवल अहम है और अगर निफ्टी इसके पार जाता है तो फिर तेज़ी से 19,450 और फिर 19,500 पर पहुंच जाएगा। नीचे आने पर ये 19,200 और फिर 19,175 का स्तर भी आ सकता है। तो गिरावट की 4 बड़ी वजह रही है। एक तो इजराइल हमास का युद्ध, और इस इजराइल हमास युद्ध के बीच में बहुत सारे दूसरे जो कंट्रीज़ है वो भी कूद पड़े हैं। उनकी तरफ से भी यहाँ पे लगातार बहुत सारे बयान निकल के आ रहे जो आने वाले समय में और माहौल को बिगाड़ रहे। अब आप देख सकते हो कि अगर जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वो क्रूड ऑयल की सप्लाई को कम कर देते तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी क्रूड की, और पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये भी बाजार के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है। दूसरी तरफ इंडिया और कनाडा के संबंध भी इस समय ख़राब दिखाई दे रहे हैं और ये सारे जो मामले हैं ये इस समय बाज़ार के लिए ठीक नहीं है। इससे बाज़ार में और दबाव देखने को मिल सकता है, बाज़ार गिरावट में आ सकता है। तो बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट भले हुई हो कल, लेकिन इस गिरावट के बीच में जो सबसे ज़्यादा राहत मिली है वो मिली है एफआई की तरफ से। इस भारी गिरावट में भी एफआई बाज़ार में ख़रीदार बने।
एफआई ने 8,229 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 7,977 करोड़ की बिकवाली की है। उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल गया वो 252 करोड़ का पॉजिटिव है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो बिकवाली हुई एफआई की तरफ से नहीं है, बल्कि इसके पीछे वजह कोई और है। तो आप तो देख सकते हो कि एफआई ने तो बाजार में खरीदारी की है, वो लगातार बिकवाली कर रहे थे, लेकिन इस डिप में खरीदारी का उन्होंने मौका तलाशा और इस लेवल पर खरीदारी अच्छी खासी की है। दूसरी तरफ बाजार को साथ मिला डीआई का भी। ये हर बार हम देखते हैं उल्टा होता है, जब एफआई अगर खरीदारी तो उस दिन डीआई की तरफ से बिकवाली हो जाती है, लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। डीआई ने भी इस गिरावट का फायदा उठाया और 8,022 करोड़ के आसपास की खरीदारी उन्होंने की है, सामने 6,910 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा वो 1,111 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि एक तरफ तो एफआई ने खरीदारी की है, दूसरी तरफ डीआई ने भी जम के खरीदारी की है। और इस वजह से अगर आप देखें तो बाज़ार में हमें एक मजबूती दिखाई देती है कि हर गिरावट में बड़े खरीदारी समय बाजार में खरीदारी करने को तैयार है और इसीलिए चिंता की बात नहीं है। ये जो गिरावट हुई इसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली है, जो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैनिक सेलिंग की है, इस वजह से गिरावट हुई है। बाकी बड़े इन्वेस्टर इस समय बाजार में बने हुए हैं। अब देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका है। वैसे इसके रिजल्ट जो लगातार कमज़ोर होते थे, आप देख रहे हो कि 2020 में इनका रिवेन्यू 349.25 करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 229.94 करोड़ के आसपास था, वो लगातार कम हुआ। 2023 तक आप देखें तो इनका रिवेन्यू 54.90 करोड़ के आसपास आए और प्रॉफिट 31.25 करोड़ के आसपास आए। लेकिन इस बार काफ़ी बेहतर रहे परिणाम। आप ये देख ही सकते हो कि जून 2023 में जहाँ पे इनका 414 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 608 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है रिवेन्यू। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो लगभग डबल हो गया है। जून 2023 में जहाँ पे 332 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 668 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप ये क्लियरली समझ ही सकते हो कि प्रॉफिट डबल हो चुका है। तो काफ़ी शानदार ये आंकड़े उत्साहवर्धक है और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। और आप ये देख सकते हो, अगर फंडामेंटल देखें तो इसके काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप इसका 1,31,259 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही बेहतर है और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी है एनबीएफसी है, जियो आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद में। करंट प्राइस की 207 की है, लो 203 का और हाई 278 का है। स्टॉक का पी 5,221 के आसपास है। बुक वैल्यू इसकी 182 की है, फेस वैल्यू 10 है। तो ये फंडामेंटल का इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा। जैसे इसका बिजनेस शुरू होगा, ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ सकता है। यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको ये बात समझ में आएगी कि एफआईडीआई यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। ये लेटेस्ट सितंबर के आंकड़े हैं, ये आप समझ से ये डीमर्जर होने के बाद, ये अलग से कंपनी बनने के बाद के ये आंकड़े हैं जो ये इस समय होल्डिंग लेटेस्ट है। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 46.77% की है। एफआई ने यहाँ पे 21.5% के शेयर लिए हुए, जो प्रमोटर के बाद सबसे बड़े इन्वेस्टर है एफआई। डीआई की भी अच्छी होल्डिंग है, 13.64% की होल्डिंग है और गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.13% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करूँ कि 17.86% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक के पास भी कोई ज़्यादा शेयर नहीं है। आप देख सकते हो कि वो तीसरे इन्वेस्टर है। उसके बाद में डीआई ने भी लगभग उनके जितनी होल्डिंग ली हुई है। तो आप ये समझ सकते हो ये स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें। जैसे इसका बिजनेस शुरू हुआ, ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा। बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।